हे पीपल, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कैसेंड्रा सीरीज को जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और उसके 6 एपिसोड्स हैं। इस पार्ट में सिर्फ 3 एपिसोड्स ही एक्सप्लेन करूंगी। कहानी की शुरुआत होती है रात के टाइम, जब एक आदमी एक सुनसान रोड से गुजरते वक्त देखता है कि एक कार एक्सीडेंट हो चुकी है। उस ड्राइवर की डेड बॉडी विंडशील्ड के ब्रोकन पीसेस के साथ बोनेट पर पड़ी होती है। कार के अंदर एक लेडी और उसका बेटा होता है जो खुद भी इंजर्ड होते हैं। वो लेडी कह रही होती है कि पीटर और हस्ट एक्सीडेंट में नहीं बचे, और फिर वो एक बंद रोबोट की तरफ इशारा करती है। फिर एक नए फैमिली की एंट्री होती है जो अपना घर शिफ्ट कर रहे होते हैं। समायरा, उसका हस्बैंड डेविड और उनके 2 बच्चे जूनो और फिन। उनका नया घर एक जंगल टाइप एरिया में होता है जो सुंदर होता है, पर जूनो को पसंद नहीं आता क्योंकि उसे नए स्कूल जाना पड़ेगा। फिन थोड़ा मजाक करके उसका मूड लाइट करता है। इस घर की एक अजीब बात ये होती है कि हर जगह टीवी स्क्रीन्स लगी होती है, इवन बाथरूम तक। एक पुराना लैंडलाइन फ़ोन भी होता है जिसका वायर कट होता है। फिन और जूनो को समझ आता है कि ये एक स्मार्ट होम है जो एआई से कंट्रोल होता है। फिन एक्साइटेड होता है एआई एक्टिवेट करने के लिए और बेसमेंट जाकर बड़े सर्वर्स को ऑन कर देता है। तब घर की एआई एक्टिवेट हो जाती है। घर में एक पुराना रोबोट भी होता है जिसमें फिन और जूनो दोनों ही इंटरेस्टेड होते हैं। ध्यान से देखो तो वो वही रोबोट होता है जो एक्सीडेंट साइट पर मिला था। फिन उसकी वायरिंग रिपेयर कर देता है और रात को जब सो रहे होते हैं सारे, पर तभी फिन के रूम के अंदर जो रोबोट रखा हुआ था उसके अंदर मूवमेंट्स होने लगती है। उसके फेस की स्क्रीन पर एक लेडी का चेहरा भी दिखाई देने लगता है। ये वही एआई है, कैसेंड्रा। कैसेंड्रा बिना हाथ लगाए डोर ओपन और क्लोज कर लेती है, लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल करती है। जब वो स्विमिंग पूल के पास एक चूहा देखती है तो उसको बहुत बुरी तरीके से कुचल देती है। फिर एक क्रीपी स्माइल के साथ जूनो के रूम में चली जाती है और अगले ही मोमेंट जूनो जोर से चिल्लाती है। सब लोग भाग के उसके रूम में आते हैं और कैसेंड्रा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो एक स्मार्ट एआई है जो घर के काम संभाल सकती है, क्लीनिंग, कुकिंग, सिक्योरिटी, सब कुछ। फिन तो खुश हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि एआई एक्टिवेट हो। जूनो थोड़ी डरी हुई होती है। अगली सुबह कैसेंड्रा सबको गाना बजाकर उठाती है। फिर जूनो कैसेंड्रा के साथ गार्डन जाती है और उसे वो अपनी मासी कैथी के बारे में बताती है जो बीमारी की वजह से डिप्रेस्ड थी और सुसाइड कर चुकी थी। ये वही वजह थी जिसके कारण पूरी फैमिली को यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। इसके बाद फिन और जूनो स्कूल और कॉलेज जाने लगते हैं। डेविड उनको ड्रॉप करने के लिए जा ही रहा होता है। वहाँ पर उसकी वाइफ सैम खड़ी होती है और उसके पीछे कैसेंड्रा। कैसेंड्रा अपनी गर्दन ऊंची करके ऐसे देख रही होती है कि जैसे उसी के बच्चे हों। सैम डर जाती है और वो अंदर चली जाती है। डेविड रोड के पास 2 ग्रेव्स को देखता है, शायद वही पीटर और हस्ट की जो एक्सीडेंट वाले सीन में मर गए थे। स्कूल में फिन की दोस्ती एक लड़के स्टीव से हो जाती है। दूसरी तरफ घर में सैम स्विमिंग कर रही होती है। तभी कैसेंड्रा गार्डन में ग्रास कटिंग कर रही होती है। अचानक से एक पत्थर उड़कर सैम को लग जाता है। कैसेंड्रा तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने लगी, पर सैम ने रोक दिया क्योंकि चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी। लेकिन सैम को ये बहुत अजीब लगा कि कैसेंड्रा ने स्टोन को डिटेक्ट क्यों नहीं किया। सैम डेविड से डिस्कस भी करती है कि एआई थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट हो रही है और शायद कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है। लेकिन डेविड इतना सीरियस नहीं लेता, पर सेफ्टी के लिए एआई मॉनिटरिंग एग्री कर लेता है। फिर जूनो के स्कूल की टीचर पेरेंट्स से मिलती है और सजेस्ट करती है कि जूनो को म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करवा दो ताकि वो स्कूल एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर पाएगी और स्कूल में उसके नए दोस्त भी बनेंगे। ये चीज़ें डेविड सैम से डिस्कस कर रहा होता है अपने घर में, और वहाँ पर ये चीज़ें कैसेंड्रा भी सुन रही थी। डेविड तो चाहता था कि वो म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करे, पर सैम ऐसा नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर कोई बच्चा उसे बुली करने लग गया तो जूनो का बहुत दिल दुखेगा। कैसेंड्रा वहाँ पर ये सारी चीज़ें टीवी के जरिए सुन रही थी और कुछ सोचती हुई जूनो के कमरे में चली जाती है जहाँ पर जूनो अपना होमवर्क कर रही थी। कैसेंड्रा उसे अपने साथ गाने के लिए कहती है और वो मान भी जाती है। कैसेंड्रा उसे अप्रिशिएट भी बहुत करती है और बोलती है तुम्हें तो म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, और फिर ये भी कहती है पर तुम्हारी माँ तो ऐसा नहीं चाहती। अब यहाँ पर हमें ऐसा फील होता है कि कैसेंड्रा जूनो को उसकी माँ के खिलाफ भड़का रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिन का दोस्त स्टीव भी वहाँ पर आया हुआ होता है और कैसेंड्रा के कहने पर वो लोग बेसमेंट में जाकर कॉकटेल्स वाले रूम में चले जाते
जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी दारुएं होती हैं और खेलने के लिए गेम्स भी होते हैं, जिन्हें देखकर वो शॉक्ड भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जूनो खाना खाते वक्त अपनी मॉम सैम से म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करने की बात करती है, पर जैसे ही सैम मना करती है जूनो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। उसे सैम की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सैम जूनो के पास आती है और एक माँ को तो वैसे भी पता होता है कि वो अपने बच्चे को कैसे मना सकती है। सैम की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो बस जूनो की भलाई के लिए ही उसे म्यूज़िक क्लास ज्वाइन नहीं करने देना चाहती थी। वो प्यार से बात करके जूनो को मना लेती है। बाद में जब सैम अपने स्टूडियो वाले रूम को क्लीन कर रही होती है तब उसको कुछ प्रोजेक्टर्स के टेप्स भी मिलते हैं जो वो वाइन पीते हुए उन्हें देखने लगती है। उनमें कई पुरानी फ़ोटोज़ होती हैं जो शायद इस घर के पुराने ओनर्स की होती है। सबसे अजीब बात ये होती है कि एक फ़ोटो में एक लेडी होती है जो बिल्कुल कैसेंड्रा जैसी दिखती है। ये देखकर सैम शॉक्ड हो जाती है और अब वो कैसेंड्रा से पूछती है कि क्या वो एक रियल इंसान थी, और अगर हाँ तो पहले इस घर में कौन रहता था। कैसेंड्रा बिना कोई जवाब दिए बस ध्यान से कुछ सोचने लगती है। यहीं से कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां हम कैसेंड्रा को देखते हैं जो अपने पति और बेटे के साथ इस घर में खुश रहती थी। उस वक्त ये घर एकदम नॉर्मल था। प्रेजेंट टाइम में जब कैसेंड्रा सैम की बात का कोई जवाब नहीं देती तो सैम प्रोजेक्टर ऑफ करके अपना वाइन ग्लास रखती है और सोने चली जाती है। जैसे ही वो जाती है कैसेंड्रा प्रोजेक्टर फिर से चालू कर देती है और आगे फोटोज देखने लगती है। तभी एक ऐसी फोटो सामने आती है जिसमें कैसेंड्रा का हस्बैंड, उसकी एक दोस्त और उसका हस्बैंड होता है। कैसेंड्रा ये देखकर गुस्से में आ जाती है और प्रोजेक्टर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वहाँ रखी वाइन बॉटल भी टूट जाती है और स्पार्क की वजह से हॉल एरिया में आग लग जाती है। यानी कि कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ था जो एक डेंजरस टर्न लेने वाला है। इसके साथ ही एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। घर में आग लगती है। कैसेंड्रा फायर अलार्म और एंटी फायर सिस्टम ऑन कर देती है। सैम और डेविड दोनों बच्चों जूनो और फिन को लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। आग बुझने के बाद जब सब वापस अंदर आते हैं तो डेविड प्रोजेक्टर के पास पड़ी वाइन बॉटल नोटिस करता है। उसे लगता है कि शॉर्ट सर्किट वाइन की वजह से हुई है। सारी फोटोज जल चुकी होती है, जो देखकर सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सैम डेविड को बताने की कोशिश करती है कि कैसेंड्रा एक रियल इंसान थी और इस घर में रहती थी, लेकिन डेविड इस बात को सीरियसली लेता ही नहीं, जिससे सैम को लगने लगता है कि डेविड उस एक्सीडेंट का ब्लेम उस पे डाल रहा है क्योंकि वाइन वो पी रही थी। गुस्से में सैम सोने चली जाती है। कैसेंड्रा भी डेविड से झूठ बोलती है कि सैम ने प्रोजेक्टर चालू करा, नशा करके वाइन का ग्लास वहां रखा और फिर सोने चली गई। इस वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था, पर असली वजह तो हम जानते ही हैं। अब कहानी सीधा 1971 के पास्ट में चली जाती है, जहां पर पीटर घर के बाहर बारिश में फुटबॉल खेल रहा होता है और कैसेंड्रा और उसका हस्बैंड, जिसका नाम हस्ट होता है, उसे देख रहे होते हैं। हस्ट एक बड़ा डॉक्टर होता है और उसकी बड़ी कंपनी भी होती है। बातचीत से पता चलता है कि पीटर कॉलेज की फुटबॉल टीम का हिस्सा है, पर उसे कभी खिलाया नहीं जाता। हस्ट इस बात पर पीटर को ताना मार देता है, जिससे गुस्से में पीटर वहां से चला जाता है। कैसेंड्रा उसे समझाने जाती है और पीटर के कहने से पता चलता है कि उसे इसलिए टीम में रखा गया है क्योंकि हस्ट की कंपनी कॉलेज इवेंट्स को फंड प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि पीटर को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था, पर हस्ट के प्रेशर की वजह से वो टीम में था। कैसेंड्रा उसको समझाती है और कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अब सैम और उसका परिवार इस घर में एक हफ्ते से रह रहा होता है। सैम किचन में खाना बना रही होती है और जूनो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। बहुत टाइम बाद स्कूल जाने की वजह से जूनो थोड़ी नर्वस होती है कि अगर उसके क्लासमेट्स उसे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। कैसेंड्रा उसको गाना गाकर नॉर्मल फील करवा देती है। डेविड दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलता है। फिन के स्कूल में जब स्टीव उसके फादर को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि डेविड एक फेमस नॉवल राइटर होता है। डेविड इरोटिक क्राइम नॉवेल्स लिखता है और उसका एक कैरेक्टर इंस्पेक्टर रोमियो बहुत फेमस होता है। स्टीव फिन को क्लास तक ले जाता है। फिन स्टीव को पसंद करता है और इसलिए उसका होमवर्क भी करके देता है, लेकिन स्टीव उसके साथ बहुत गलत बिहेव करता है, जैसे कि उसने दोस्ती ही सिर्फ होमवर्क करवाने के लिए की हो।
फिन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर थोड़ा LGBT एंगल भी दिख रहा था। घर के अंदर सैम अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और अपनी सिस्टर कैथी के बारे में डिस्कस करती है। बातचीत से पता चलता है कि बचपन में कैथी ने सैम को एक क्लोजेट में बंद कर दिया था, जिससे सैम को टाइट स्पेसेस का फोबिया हो गया था। कैसेंड्रा भी ये बात सुन लेती है, यानी कि अब कुछ गलत होने वाला था। तभी सैम को किचन से आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखती है तो कैसेंड्रा उसे किचन के वेजिटेबल्स रूम से पोटैटो निकालने के लिए कह रही होती है। सब्जी रखने के लिए एक छोटा सा क्लोजेट टाइप रूम बना होता है। जैसे ही सैम उसके अंदर जाती है, कैसेंड्रा बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती है और रेडियो की आवाज़ बहुत तेज कर देती है। सैम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन कैसेंड्रा उसे बाहर नहीं निकालती। उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। कैसेंड्रा अपने हाथों को देखती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसेंड्रा के सिर्फ 2 हाथ नहीं होते, बल्कि और भी बहुत सारे हाथ होते हैं जिसमें अलग अलग टूल्स लगे होते हैं। सैम को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था। फिर कहानी सीधा पास्ट में चली जाती है, जहाँ कैसेंड्रा अपने हस्बैंड हस्ट से कॉल पर बातें करते करते उसके कपड़े धो रही थी और उसे उसके शर्ट पर एक लिपस्टिक का निशान देखने को मिलता है, जो कि उसका नहीं था। हस्ट आज लेट आने वाला होता है क्योंकि ऑफिस का काम होता है। कैसेंड्रा को पता चलता है कि हस्ट ने एक नई सेक्रेटरी रखी है। वो नॉर्मल बिहेव तो करती है, पर अंदर से उसे डाउट होने लगता है। शाम को डिनर के वक्त वो पीटर से सही से बात नहीं करती और उसे बेहतर खेलने के लिए कहती है, जबकि वो जानती है कि पीटर को फुटबॉल पसंद ही नहीं है। फिर उसे रियलाइजेशन होता है कि उसने गलत बिहेव किया, तो वो माफ़ी मांगती है और थोड़ा सा खाना पैक करके हस्ट के ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस जाकर वो सिक्योरिटी गार्ड से कार्ड लेती है और अंदर चली जाती है। तभी एक रूम से उसे कुछ रोमांटिक साउंड सुनाई देती है। उसको लगता है कि हस्ट अपनी सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो रहा है, पर जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ ऑफिस के 2 एम्प्लॉयज इंटीमेट होते हैं। ये देखकर वो हंसते हुए दूसरे रूम में चली जाती है। वहाँ उसको कई लैब एक्सपेरिमेंट्स और जानवर दिखाई देते हैं। तभी हस्ट वहाँ आता है और बताता है कि वो एक ऐसी चीज पर काम कर रहा है जो लोगों को मरने के बाद भी जिंदा रख सकेगी। कैसेंड्रा को रिलीफ मिलता है कि हस्ट उसे चीट नहीं कर रहा, पर फिर भी उसके शर्ट पे लिपस्टिक का निशान कैसे आया। प्रेजेंट टाइम में डेविड घर आ चुका था और जब उसने सैम के चिल्लाने की आवाज सुनी तो जल्दी से किचन में जाकर डोर ओपन कर दिया। सैम ने उसको सब कुछ बताया, लेकिन डेविड के हिसाब से तो डोर लॉक्ड था ही नहीं। सैम बड़े आराम से उसको खोल सकती थी। ये सुनकर सैम काफी शॉक्ड रह गई और कैसेंड्रा भी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने कुछ किया ही ना। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कैसेंड्रा सैम की जगह लेने की कोशिश कर रही है। हॉल में जाने के बाद सैम डेविड को सारी बातें बताती है कि कैसेंड्रा ने उसकी और उसकी फ्रेंड मीना की सारी बातें सुनी थी और उसने कैथी वाली बात सुनकर ही सैम को क्लोजेट में बंद कर दिया। लेकिन कैसेंड्रा ये बात एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होती। डेविड को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक रोबोट ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन कैसेंड्रा की एक और चाल थी। उसने एम्बुलेंस भी कॉल कर दी थी और जब डेविड घर आया तो उसको बताया कि सैम की तबीयत ठीक नहीं है। सैम डेविड को समझाने की कोशिश करती है कि ये घर लगभग 50 साल पुराना है और हो सकता है कि कैसेंड्रा के अंदर कोई फॉल्ट आ गया हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। डेविड प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में चेक करेगा और सैम को संभालने लगता है। दूसरी तरफ फिन की क्लास खत्म हो चुकी थी और वो स्टीव से बिना बात किए कॉलेज से बाहर निकल रहा था। तभी स्टीव उसके पास आता है और उसकी बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी फिन को पसंद करने लगा है, लेकिन शायद उसको अभी खुद में आए इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। सैम को अभी भी कैसेंड्रा के बिहेवियर पर शक हो रहा था, इसलिए वो काम का बहाना बनाकर बाहर जाती है और सबसे पहले मिस्टर बोस को कॉल करती है, जिन्होंने उन्हें ये घर दिलवाया था। सैम घर में पहले रहने वाले परिवार के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मिस्टर बोस को सिर्फ हस्ट के बारे में थोड़ा कुछ पता था, यानी वही कहानी जो हम 1971 में देख रहे हैं। अब वो सैम को CTR चीफ जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ से उसे हस्ट के बारे में और भी जानकारी मिल सकती थी। जैसे ही सैम कार की विंडो के पास खड़ी होती है, वहाँ कैसेंड्रा भी नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है, पर बिना कोई रिएक्शन दिए वो सीधा CTR चीफ की तरफ चल पड़ती है। वहाँ जाकर उसे हस्ट की कंपनी और उसके बारे में काफी कुछ पता चलता है। साथ ही उसको हस्ट के एक्सीडेंट के कुछ न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स भी मिलते हैं, जिनको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। घर के अंदर फिन और स्टीव बात कर रहे होते हैं। फिन स्टीव को अपने सॉन्ग्स के बारे में बताता है और स्टीव को उनका म्यूज़िक काफ़ी पसंद आता है।
फिन स्टीव से डायरेक्टली ये जानना चाहता था कि वो गे कम्युनिटी के बारे में क्या सोचता है, लेकिन तभी वहाँ जूनो आ जाती है जो फिन को दिखाना चाहती थी कि उसने म्यूजिकल क्लास में क्या सीखा। लेकिन फिन स्टीव से इम्पोर्टेंट बात करने वाला होता है, इसलिए वो जूनो को कहता है कि यहाँ से चली जाओ। स्टीव भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो अपने अंदर के बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और इस टॉपिक पे कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ जूनो अपने फादर डेविड के पास जाती है ताकि वो उसको अपनी सीखी हुई चीज़ें दिखाए, लेकिन डेविड काफ़ी बिजी होता है और उसको बाहर जाने के लिए कह देता है। इस वजह से जूनो को बहुत बुरा लगता है। तभी उसके पास कैसेंड्रा आती है और उससे काफ़ी अजीब सी बातें करती है और बोलती है, मेरी बच्ची तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। ये बात एक रोबोट के मुंह से सुनना काफ़ी अजीब था। जूनो कैसेंड्रा से बात करने लगती है। कैसेंड्रा जूनो को समझाने लगती है कि डेविड काफ़ी बिजी रहता है, इसलिए उसने उसकी बात नहीं सुनी और सैम सिर्फ अपने शौक के लिए काम करती है, जबकि डेविड पैसा कमाता है और घर चलाता है। बेसिकली कैसेंड्रा जूनो को सैम के खिलाफ भड़का रही थी, जिसका असर जूनो पर हो भी रहा था। रात को डिनर के वक्त जूनो सैम से ठीक से बात नहीं करती। इस वजह से सैम डिसाइड करती है कि सबको एक फैमिली गेम खेलना चाहिए। वो सब हु एम आई गेम खेलने लगते हैं, जिसमें एक चीट पर किसी का नाम लिखा होता है और दूसरे प्लेयर्स को हिंट देकर उसका पता लगाना होता है। कैसेंड्रा भी गेम देख रही होती है तो जूनो चाहती थी कि वो भी उनके साथ गेम खेले। सैम पहले मना कर देती है क्योंकि ऑब्वियसली कैसेंड्रा फैमिली का पार्ट नहीं है और वो एक रोबोट है, लेकिन बाद में सबके कहने पर वो मान जाती है। जूनो कैसेंड्रा को मॉम वाली चीट दे देती है। कैसेंड्रा ऐसे ऐसे क्वेश्चन करती है जिससे सैम की इंसल्ट हो रही होती है, जैसे क्या मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, क्या मुझे कल पैनिक अटैक आया था जिसकी वजह से एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। ये सब सुनकर सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब उसको लगने लगता है कि कैसेंड्रा सच में डेंजरस है। डेविड सैम को समझाने लगता है कि कैसेंड्रा सिर्फ उसका डाटा यूज करके बातें कर रही है, लेकिन सैम ऐसा नहीं मानती। वो डेविड को लेकर उस जगह से चली जाती है जहाँ हस्ट और पीटर की ग्रेव थी। वो उसको न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स भी दिखाकर बताती है कि कैसेंड्रा सच में हस्ट की वाइफ थी जो 1972 में मर गई थी। उसके मरने के बाद ही उसका घर स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर दिया गया था। हस्ट और पीटर का भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। डेविड ये सब सुनकर शॉक्ड होता है, लेकिन उसको कैसेंड्रा में कोई खराबी नहीं लगती। उसको लगता है कि कैथी की मौत के बाद सैम हर चीज़ को ओवरथिंक कर रही है, लेकिन सैम डेविड पे भी गुस्सा हो जाती है। सैम बताती है कि डेविड इतना बिजी रहता है कि एक ही घर में रहकर भी सैम से बात तक नहीं करता। इसी वजह से उसने कैथी को रखा था जो मेंटली स्टेबल नहीं थी और बाद में सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। डेविड सैम को हक करता है और सीन्स वापस 1971 शिफ्ट हो जाते हैं, जहां हम कैसेंड्रा और हस्ट को देखते हैं जो कैसेंड्रा की दोस्त ब्रिगिट और उसके पति के साथ मिलकर एक पब में गए होते हैं। बातें करते वक्त ब्रिगिट ड्रिंक नहीं कर रही होती। जब कैसेंड्रा इसके बारे में पूछती है तो ब्रिगिट बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। कैसेंड्रा ये सुनकर खुश होती है, लेकिन फिर उसको कुछ याद आता है और वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। ब्रिगिट उसको समझाने जाती है और तब पता चलता है कि कैसेंड्रा का कुछ टाइम पहले ही मिसकैरेज हो गया था। हस्ट अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो कैसेंड्रा को टाइम नहीं दे पाता। फिर ब्रिगिट कैसेंड्रा को डांस करने के लिए कहती है। जैसे ही वो अपने पर्स से एक लिपस्टिक निकालती है और कैसेंड्रा के लिप्स पे लगाती है तो कैसेंड्रा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये वही लिपस्टिक थी जो हस्ट के शर्ट पर लगी हुई थी। मतलब ब्रिगिट और हस्ट कैसेंड्रा को चीट कर रहे थे, लेकिन कैसेंड्रा ऐसा बिहेव करती है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। खैर अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर सैम नहाने के लिए बाथरूम में गई थी कि तभी अचानक से उसके पास कैसेंड्रा आ जाती है। कैसेंड्रा उसे बोलती है कि हाँ वो बिल्कुल सही है। कैसेंड्रा पहले उसी घर में अपने परिवार के साथ, यानी अपने पति हस्ट और बच्चे पीटर के साथ रहती थी, लेकिन किसी ने उन्हें छीन लिया। अब यहाँ पर वो जूनो, फिन और डेविड को अपना परिवार मानने लग गई, पर वो नहीं चाहती थी कि सैम वहाँ रहे, इसलिए वो शॉकिंगली सैम को डराते हुए उस घर से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। उसके साथ ही बाथरूम का दरवाज़ा भी अपने आप लॉक हो जाता है। डर के मारे सैम जोर से चिल्लाती है और यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सैम की जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डेविड और फिन भागते हुए आते हैं।
सैम तुरंत उनसे कैसेंड्रा को बंद करने के लिए कहती है, पर कैसेंड्रा ने पहले ही डेविड को ये बता दिया था कि सैम को पैनिक अटैक आ रहे हैं, यानी वो जानबूझकर ऐसे रिएक्ट कर रही है। डेविड को ये बात सही नहीं लग रही होती, लेकिन सैम को इतना डरा हुआ देखकर वो फिन से कैसेंड्रा को ऑफ करवा देता है। ऑफ होने से पहले कैसेंड्रा जूनो के पास जाने की कोशिश करती है और उससे बता देती है कि सैम ने उसको बंद करवा दिया है। जूनो ही सबसे ज्यादा कैसेंड्रा के साथ वक्त बिताती थी, इसलिए कैसेंड्रा के बंद हो जाने से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गुस्से में आकर वो डेविड से कहती है जल्दी से कैसेंड्रा को चालू करे, लेकिन जब डेविड नहीं मानता तो वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। सैम फिर से डेविड को समझाने की कोशिश करती है कि कैसेंड्रा सच में उसे जान से मारना चाहती है। उसने डेविड को भी सैम के पैनिक अटैक्स के बारे में झूठ बोला था ताकि वो बस अच्छी बन के रहे और सब कुछ सैम के खिलाफ कर सके, लेकिन डेविड को अभी भी इस बात पर पूरा विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि सैम अपनी बहन कैथी की मौत से अभी भी उभर नहीं पाई है और उसे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। फिन को भी कहीं ना कहीं यही लगता था, इसलिए वो भी अपनी माँ और डेविड के पास आकर सैम को प्रोफेशनल हेल्प लेने की सलाह देता है। कहानी अब फिर से 1971 में चली जाती है। कैसेंड्रा को सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी ताकि उसका परिवार ना टूटे। हस्ट ऑफिस जाने से पहले कैसेंड्रा के पास आता है। कैसेंड्रा उसे साथ में पीटर की फुटबॉल मैच दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन हस्ट नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके हिसाब से पीटर को कोच सिर्फ बेंच पर ही बिठाएंगे। इस पर कैसेंड्रा सीधा उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, क्योंकि स्कूल की फंडिंग भी वही करता था। अगर वो एक बार बोलेगा तो कोच को पीटर को गेम में खिलाना ही पड़ेगा। हस्ट पहले तो मना कर देता है और फिर मान जाता है। सीन सीधा फुटबॉल मैच पर आता है। पीटर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था क्योंकि वो खुद वहां खेलना नहीं चाहता था, जिस वजह से उसकी टीम हार जाती है। हस्ट को इससे काफी गुस्सा आता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। पीटर ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करता और फुटबॉल ग्राउंड में ही बैठा रहता है। कैसेंड्रा उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अगर वो अच्छी प्रैक्टिस करेगा तो और अच्छा खेल पाएगा, लेकिन पीटर को ये सब अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर माइकल और जेम्स नाम के दो बच्चे आते हैं जो उसकी टीम में ही थे। वो लोग फ्रैंक के घर पार्टी के लिए जाने वाले होते हैं और पीटर से पूछते हैं कि क्या वो भी चलेगा। पीटर मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ उसे फोर्स करती है कि उसे जाना चाहिए। वो उसकी बात मान जाता है और माइकल और जेम्स के साथ वहाँ चला जाता है, पर माइकल और जेम्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफ़ी अजीब थे, जैसे कि वो किसी और वजह से पीटर को वहाँ ले जा रहे हैं। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है। सैम पूरी रात फिन और डेविड की बातों के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि शायद कैसेंड्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे ही सच में पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। इसलिए वो कैसेंड्रा को फिर से चालू करवा देती है और डिसाइड करती है कि वो प्रोफेशनल हेल्प लेगी। अगले दिन जूनो और फिन को स्टडी के लिए भेजने के बाद सैम कहीं बाहर जा रही होती है। तब कैसेंड्रा उसे रोकती है क्योंकि उसने उसे चालू करने के बाद उससे एक बार भी बात नहीं की, लेकिन सैम उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। उस टाइम डेविड स्विमिंग पूल से निकल कर बाहर आता है और कैसेंड्रा से टॉवल लाने के लिए कहता है। डेविड के हिसाब से कैसेंड्रा सिर्फ एक रोबोट थी, इसलिए वो उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता है। कैसेंड्रा उसे टॉवल देती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो रोबोट नहीं है, और जैसे ही डेविड वहां से जाता है वो शर्मा जाती है। दूसरी तरफ स्टीव और फिन का रिलेशनशिप चल रहा होता है, लेकिन स्टीव इस बारे में किसी को बताना ही नहीं चाहता था। फिन चिल था क्योंकि उसके घर वालों को उसके गे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टीव कॉलेज में अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में रहता है। फिर एक दिन स्टीव फिन को सबके सामने इग्नोर करता है, लेकिन जब दोनों अकेले होते हैं तो उसे किस करता है। तभी वहाँ एक लड़का आने लगता है और स्टीव तुरंत फिन से दूर होकर उसे एक मुक्का मार देता है, जैसे कि फिन ही उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। इससे फिन का मूड खराब हो जाता है। रात को जूनो सैम को एक गाना सुनाती है क्योंकि अगले दिन उसके स्कूल में प्ले का सिलेक्शन होने वाला था। जूनो को लीड रोल चाहिए था, लेकिन उसकी क्लास में एमिली नाम की लड़की भी होती है जो काफी अच्छा गाती है। जूनो को डर होता है कि कहीं लीड रोल एमिली को ना मिल जाए। तभी सैम उसे गुदगुदी करने लग जाती है ताकि वो खुश हो जाए। ये देखकर कैसेंड्रा को जलन होने लगती है क्योंकि वो कभी जूनो के साथ ऐसे मोमेंट शेयर नहीं कर सकती। इसके बाद फिन उदास मन से घर आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। सैम उसके होठ पे लगी चोट देखकर पूछती है कि क्या हुआ, पर फिन झूठ बोलता है कि बास्केटबॉल खेलते वक्त चोट लग गई। तभी फिन के घर के बाहर स्टीव भी आ चुका होता है उसे मनाने के लिए। जूनो के पास कैसेंड्रा आती है और उसे बोलती है कि अगर उसे प्ले में लीड रोल चाहिए तो सैम के बेड के नीचे जाकर एक चीज ढूंढनी होगी। जूनो उसका कहना मान लेती है, लेकिन इस बात को किसी से शेयर ना करने का वादा भी करती है। दूसरी तरफ सैम अपनी
थेरेपी लेकर वापस आती है क्योंकि अब वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। तो वो कैसेंड्रा से साफ कह देती है कि फीन और जूनो उसके बच्चे हैं, डेविड उसका पति है और कैसेंड्रा बस एक टीन का डब्बा है। वो कैसेंड्रा को ये कहकर भी प्रोवोक करती है कि जूनो को कभी सोना होगा तो वो सैम के पास ही आएगी। फीन भी हमेशा उस पर ही विश्वास करेगा और डेविड कभी भी कैसेंड्रा से उस तरह तो प्यार कर नहीं पाएगा जैसे कि वो सैम के साथ करता है, यानी कि इंटीमेट होना एंड ऑल। इसलिए बेशक से कैसेंड्रा पहले के टाइम में बहुत खूबसूरत रही होगी और ये घर भी उसका होगा, पर ना तो अब ये घर उसका है और ना वो पहले जैसी है। कैसेंड्रा जो कि दिखने में तो रोबोट होती है लेकिन उसके अंदर इंसानी फीलिंग्स भी होती है। कहानी वापस से पास्ट में चली जाती है जहाँ पर आज कैसेंड्रा को इंतज़ार करते हुए रात हो गई, पर उसका पति हस्ट अभी तक घर नहीं आया था। इसलिए कैसेंड्रा उसकी सेक्रेटरी हेल्गा को कॉल करती है और हेल्गा के हिसाब से तो हस्ट बहुत पहले ही चला गया था। इससे कैसेंड्रा समझ जाती है कि हस्ट पक्का उसकी फ्रेंड ब्रिगिट के साथ होगा। कुछ ही देर में उसको बाहर एक कार की आवाज़ आती है, पर जब वो जाके देखती है तो वहाँ जेम्स और माइकल होते हैं जिन्होंने पीटर को बुरी तरह से पीटकर घर के सामने फेंक दिया था। ये देखकर कैसेंड्रा बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो पीटर को अंदर लेकर आती है। अब देखो, कोई भी नॉर्मल माँ बाप ऐसे सिचुएशन में अपने बच्चों को देखकर या तो पुलिस के पास जाएगा या खुद लड़ने लगेंगे, लेकिन कैसेंड्रा ऐसा कुछ भी नहीं करती। उसने तो इस बारे में हस्ट को भी बताने से मना कर दिया क्योंकि अगर ये हादसा पुलिस के पास जाता तो सब न्यूज़पेपर में भी आ जाता, जिससे कि लोग हमेशा पीटर पर तरस खाते। कैसेंड्रा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी और मुझे लगता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं अंदर से जानते ही थे कि हाँ, उनका बेटा एक गे है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। पीटर इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में डेविड अपनी नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा होता है तो कैसेंड्रा उसकी हेल्प करने लगती है। उसने पहले ही डेविड की सारी किताबें इंटरनेट लाइब्रेरी से पढ़ ही ली थी। ये देखकर डेविड काफी इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि सैम ने तो आज तक उसकी सारी बुक्स पढ़ी ही नहीं। पास्ट में हम देखते हैं कि पीटर के स्कूल से कैसेंड्रा को बुलाया गया था क्योंकि वो स्कूल में सिर्फ सोता रहता था और प्रॉपरली पढ़ाई भी नहीं करता था। बाहर पीटर अकेला बैठा होता है, तभी जेम्स और फ्रैंक और माइकल उसके पास आते हैं और उसको धमकाते हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। ये सुनकर पीटर इतना गुस्सा हो जाता है कि रात को अपने घर से गन ले जाता है और इन तीनों को मार देता है। वो घर आकर अपनी माँ से कहता है कि अब ना तो उसे कोई परेशान करेगा और ना ही उस पे कोई तरस खाएगा। कैसेंड्रा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो पीटर से कहती है कि अपने कपड़े उतारे, फिर उन्हें जलाने लगती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। इसलिए वो ग्लव्स पहनकर फ्रैंक के घर चली जाती है जहां उन तीनों की लाश होती है। वो उनकी बॉडी से बुलेट निकाल लेती है और घर में पेट्रोल डालकर आग लगा देती है ताकि सबको लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। जब वो वापस आती है तो अपनी गन एक सीक्रेट सेफ में छुपा देती है जो उसके बेड के नीचे होता है। प्रेजेंट टाइम में स्टीव फीन को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी कैसेंड्रा आकर उसको घर से निकलने के लिए कह देती है। स्टीव शॉक्ड रह जाता है कि एक रोबोट फीन को अपना बेटा क्यों कह रही है। इस बीच सैम को अपने बेड के नीचे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें पीटर छोटा है और कैसेंड्रा प्रेग्नेंट है। ये देखकर सैम हैरान हो जाती है क्योंकि कैसेंड्रा के दूसरे बच्चे के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं था। जब वो कैसेंड्रा से सवाल करती है तो उसका सिस्टम हैंग होने लगता है। उसका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे उसे मिसकैरेज याद आ गया हो। तभी घर में सब कुछ वियर्ड होने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन जूनो का प्ले सेक्शन चल रहा होता है जिसमें एमिली अच्छा गाना गाती है। जूनो नर्वस हो जाती है और अपने बैग से वो चीज़ निकालती है जो कैसेंड्रा ने उसे लेकर आने के लिए कहा था। वो कोई और चीज़ नहीं थी बल्कि एक गन होती है। जूनो उसे एमिली की तरफ तान देती है और तभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। सिर्फ एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 3 एपिसोड्स ज़रूर पसंद आए होंगे और बाकी के जो 3 एपिसोड्स हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा भयानक टर्न लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट भी कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।